स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे हर वो खबर जिस पर है आप सभी की नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि करेंगे खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाएंगे खबर का एक एक बिंदु और ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे एक एक अपडेट भी। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर होगी हमारी नजर, सबसे पहले कर लेते हैं उन खबरों का रुख, यानी कि टॉप लाइंस का रुख। तो न्यूज पंच में आज सबसे पहले बात मिलकर करेंगे सामना वैश्विक ऊर्जा संकट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या क्या बात कही है एकजुटता से जुड़ी हुई, वो भी आपको विस्तार के साथ बताएंगे। इसके साथ न्यूज पंच में अगली खबर का रुख करेंगे और आपको लिए चलेंगे केरलम, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन है केरलम। आखिर केरलम में किस तरह से हो रही है राजनीतिक हलचल, विस्तार से आपको बताएंगे। इसके अलावा न्यूज पंच में एक और खबर का रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि नरक में आपका स्वागत। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? ये स्वागत हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि यूएस पर ईरान का है पलटवार। अब क्यों किया गया है ये पलटवार और क्यों याद आई है नरक की, आपको विस्तार से बताएंगे और जानेंगे अपने संवाददाता से इस खबर का एक एक पहलू भी। तो आइए न्यूज पंच के विस्तार के साथ कर लेते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात, पश्चिम एशिया में एक महीने से जिस तरह से तनाव जारी है और भारत देशवासियों के भरोसे को साथ में लेकर के इस संकट का पूरी शक्ति के साथ मुकाबला भी कर रहा है। जो भारत और भारतीयों के हित में है वही भारत सरकार की नीति और रणनीति में भी है। ऐसे में अफवाहों से दूर रहने की अपील आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए की। और इतना ही नहीं, स्वार्थ की राजनीति करने वालों को भी प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दिया ताकि संकट के समय में ऐसी बातें ना की जाए जो देश के लिए नुकसानदायक हो। प्रधानमंत्री के मन की बात के इस संदेश पर विस्तार से करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन इससे पहले एक नजर डाल लेते हैं भारत की तैयारी पर। तो मिलकर करेंगे सामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई बड़ी बातों का जिक्र किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल का संकट है, लेकिन भारत में इस तरह का कोई संकट नहीं है। वैश्विक संबंधों से हर परिस्थिति का मुकाबला भारत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर भारतवासियों को स्पष्ट किया है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एकजुट होकर हर चुनौती से निपटना बहुत ही जरूरी है। आप सभी को याद होगा कि कोविड का जो समय था, उस समय में भारत ने किस तरह से एकजुटता दिखाई थी और यही वो समय इस तरह की याद दिलाता है कि एकजुटता के साथ भारत को इस संकट के समय में चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपनी मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई बड़ी बातों का जिक्र किया और साफ तौर पर जोर दिया एकजुटता पर। और इतना ही नहीं, राजनीति नहीं करने की सलाह भी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर की और मदद के लिए खाड़ी देशों का आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्त किया। हर तरह से की प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, ये बात प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कही और उन्होंने बताया कि किस तरह से खाड़ी देशों का भी समर्थन भारत को मिला है और वहीं भारतीयों की भी एक तरह से जिम्मेदारी है कि इस संकट की घड़ी में हम सभी मिलकर के एकजुटता के साथ इन तमाम चुनौतियों का सामना करें। अब वैश्विक ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भी क्या कुछ कहा है, आपको सुनवा देते हैं। दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। हमारे वैश्विक संबंध, अलग अलग देशों से मिल रहा सहयोग और पिछले एक दशक में देश का जो सामर्थ्य बना है, इनकी वजह से भारत इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला कर रहा है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। तो एकजुट होकर तमाम चुनौतियों का सामना करना होगा और निश्चित तौर पर जब हम एकजुट होंगे तो इन चुनौतियों को जरूर हम परास्त भी करेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके साथ साथ अफवाहों से बचने की भी अपील की है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जागरूक रहें और अफवाहों से बचें, ना तो खुद अफवाहों की गिरफ्त में आए और ना औरों को अफवाहों में आने दें। अफवाहों से बहुत नुकसान पहुंचता है, इस बात का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया और साथ ही साथ सरकारी
जानकारी पर ही आप सभी भरोसा करें। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कही और लगातार PIBB फैक्ट चेक के जरिए इन तमाम अफवाहों से दूर रहने की सलाह भी दे रहा है। कठिन परिस्थितियों से हम जरूर बाहर निकलेंगे और ये जो पश्चिम एशिया के हालात हैं, संकट के बादल हैं, जरूर छटेंगे और भारत एकजुटता के साथ अपनी एकजुटता का परिचय भी जरूर देता हुआ नजर आएगा। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात और इसके साथ साथ कई बड़े संदेश। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता पर फोकस किया और साथ ही साथ ऐसे गंभीर समय में राजनीति नहीं करने की सलाह भी साफ तौर पर। देखिए संध्या, जब भी देश में कोई संकट की स्थिति होती है या किसी मुद्दे पर देशवासियों से संवाद करना होता है तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम जो है मन की बात, जो मासिक कार्यक्रम है, वो एक अपने आप में अहम कड़ी होता है देशवासियों से सीधा संवाद करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये विशेषता भी है कि वो हर मुद्दे पर जनता के साथ संवाद करते हैं, जनता की राय लेते हैं। और देखिए कितनी बड़ी विषम स्थिति है जब मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और सारी दुनिया में जो स्थिति है वो संकट वाली स्थिति है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश को संदेश, और साफ तौर पर उनका संदेश यह है कि जो खाड़ी देशों में तकरीबन 1 करोड़ भारतीय रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा, जनता के साथ संवाद और भविष्य की जो रणनीति है वो सबसे अहम है। और इसको लेकर देखिए प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि हाँ, कठिन परिस्थितियां जरूर है, संकट की घड़ी जरूर है, लेकिन 140 करोड़ देशवासियों का जब विश्वास होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो विजन और जो सरकार की नीतियां हैं, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की संकट की परिस्थितियों में हम देश को निकाल के लेके जाएंगे, ये संदेश। और दूसरा देखिए एक और अहम बात, जब से खाड़ी देशों में ये युद्ध की स्थिति है, ऐसे में लगातार अफवाहों का जो बाजार है वो खासा गर्म है। इसको लेके आपने अगर देखा होगा कि प्रधानमंत्री की तो अपील है ही है, इससे पहले जब से युद्ध प्रारंभ हुआ है, इंटर मिनिस्टर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 5-6 अहम मंत्रालय हैं, वो वास्तु स्थिति सामने रख रहे हैं। और लगातार आपने अगर देखा होगा INB मिनिस्ट्री जो है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, वो एक ही चीज कह रहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, सरकारी और पुष्ट जो जानकारी है उस पर ही विश्वास करें। और लगातार आपने देखा होगा किस तरह से गृह मंत्रालय ने पिछले दिनों देश के जो प्रमुख सचिव हैं सभी राज्यों के, उनसे बात करी और ग्राउंड जीरो पे यानी कि जिले लेवल पे एक नोडल एजेंसी का गठन किया गया है, जिसमें वहां के जिला अधिकारियों को नोडल अधिकारी बनाया है और उसके द्वारा निकाली जानकारी पुष्ट मानी जा रही है। और ऐसे वो तंत्र जो इस तरह की गलत जानकारियां फैला रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी संदेश दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कई विषम परिस्थितियों में किस तरह से देश आगे बढ़ा है, इसका जिक्र किया है। अमरेंद्र, जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ तो लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन ऐसे में राजनीतिज्ञों को भी समझना होगा, क्योंकि समय गंभीरता के साथ राजनीति करने का है और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे राजनीतिज्ञों को भी समझाइश दे दी जाए कि ऐसे समय में राजनीति ना करें, जरा संभल कर बात करें। निश्चित तौर पे संध्या, जब देश किसी विषम परिस्थिति से गुजर रहा होता है और उन परिस्थितियों में जब देश का साथ चाहिए होता है, तो सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष यानी कि हर दल की एक नीति होती है और उस नीति के साथ देश आगे बढ़ता है और इसमें सरकार के विजन के साथ वो लोग आगे चलते हैं। और अगर आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार की एक खासियत है कि जब इस विषम परिस्थिति में वो लोग पहुंचे तो संसद में एक सर्वदलीय बैठक का गठन किया गया, जिसमें उन्होंने तमाम जो बड़ी पार्टी के जो फ्लोर्स लीडर हैं उनको बुलाया, उनके साथ संवाद किया और साफ तौर पर यह कहा कि संकट की इस घड़ी में विपक्ष का भी साथ मिलना जरूरी है। हालांकि आपने देखा कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उस कार्यक्रम में नहीं, उस सर्वदलीय बैठक में नहीं गए जिसपे इतने अहम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। एक और पार्टी है TMC, तृणमूल कांग्रेस, उन्होंने तो बाकायदा बायकॉट कर दिया इस बैठक का। लेकिन जो तमाम और दल हैं उन्होंने साफ तौर पर सरकार को हर स्थिति में सपोर्ट करने का वायदा किया है। साथ में जो सरकार की नीतियां हैं आगे भविष्य को लेकर और वर्तमान किस तरह से सुरक्षित रहे और किस तरह से जो ENG पेट्रोल की जो समस्या की बात हो रही है उसकी किस तरह से फुलफुल तैयारी हो, उसको लेकर सरकार को हर दल ने अपना समर्थन दिया है। सरकार का साफ कहना है कि जो भी भारत के हित में और भारतीयों के हित में फैसला होगा वो जरूर लिया जाएगा। और लगातार हम देख भी रहे हैं कि ऊर्जा का जो संकट, अगर हम वैश्विक परिस्थितियों की बात करें तो वह भले ही गहरा रहा हो, लेकिन भारत में ऊर्जा पर्याप्त है, किसी तरह की
कि घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और भारत की मजबूत रणनीति के बाद अब बात भारतीय राजनीति की। प्रधानमंत्री आज है मिशन केरलम पर। भाजपा का पलड़ा भारी करने और मतदाताओं को साधने की रणनीति के साथ प्रधानमंत्री पलक्कड़ में विशाल जनसभा तो वहीं त्रिशूर में भव्य रोड शो केरलम में कमल खिलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। इस खबर पर अपने संवाददाता से लेंगे ताजा अपडेट। इससे पहले कुछ खास तथ्य आपको बता देते हैं, जान लेते हैं इन खास तथ्यों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मिशन केरलम पर। आज पलक्कड़ त्रिशूर में चुनावी प्रचार हो रहा है, चुनावी हुंकार भरी जा रही है और पलक्कड़ में विशाल जनसभा का आयोजन। और इसके साथ साथ पलक्कड़ के अलावा त्रिशूर में भी प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो आयोजित हो रहा है और इसके साथ रैली स्तर पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिशन है केरलम, केरलम में खिलाना है कमल और इसके लिए कस ली गई है कमर। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मिशन केरलम और इस मिशन केरलम के तहत पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है और विशाल जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रुख करेंगे त्रिशूर का और त्रिशूर में भी यहाँ पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अब केरलम में भाजपा की स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि केरलम में है भाजपा मजबूत और राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री का एक पोस्ट भी आया जिसमें राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत है, ये बात कही गई। और इतना ही नहीं, एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है, ये बात प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट के जरिए कही। और एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट में इस बात का भी जिक्र है और आज जनता के बीच रहने के लिए बेहद ही उत्सुक हूं, अपनी उत्सुकता भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त की है। तो मिशन केरलम पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए बताया कि आज मैं केरलम में पहुंचने वाला हूं, जनसभा भी करूंगा, रोड शो भी करूंगा और जनता से सीधे संवाद भी करूंगा। अब केरलम में चुनावी दंगल है, तो एक ही चरण में यहां पर वोटिंग होने वाली है। ये तारीखें भी आपको बताते चलें, क्योंकि 9 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। 140 सीटों पर मुकाबला है और कुल 890 उम्मीदवार मैदान में है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर उम्मीदवार भी मैदान में है और 4 मई वो महत्वपूर्ण तारीख जिस दिन मतगणना होगी, जिस दिन फैसला होगा, साफ होगा कि आखिर सत्ता में कौन आसीन होगा। तो केरलम के मिशन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक भी लगातार दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कैसे केरलम में कमल खिलाया जाएगा, कैसे परचम फहराया जाएगा, उसकी एक एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। और 140 सीटों पर यह पूरा मुकाबला होगा, जिसमें कुल उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो 890 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। एलडीएफ और यूडीएफ पर करारा निशाना साधते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट के माध्यम से नजर आए। हालांकि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो बड़ी पैमाने पर फैलता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं केंद्र में होगा और निश्चित तौर पर उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी यह मुद्दा खड़ा करता हुआ नजर आएगा। 4 मई की वो महत्वपूर्ण तारीख जिस दिन मतगणना होगी, तो हर राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण बैठाने में लगातार लगा हुआ है, अपने अपने गणित लगा रहा है, अपने अपने जोड़ गुणा भाग कर रहा है कि कैसे वो मतदाताओं को रिझाएगा और अपने पक्ष में फैसला करवाएगा। हालांकि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो स्थानीय चुनाव केरलम में हुए थे उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक सकारात्मक माहौल भरने का काम किया। तो आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी एक और अगली खबर का और आपको लिए चलते हैं पश्चिम एशिया से जुड़ी हुई खबर की ओर, क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच ईरान की यूएस को वार्निंग मिली है जिसने तहलका मचा के रख दिया है। दरअसल ये संघर्ष सिर्फ मिसाइलों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चेतावनियों की चिंगारी भी अब यहाँ पर लगातार धधक रही है। ताजा मामला ईरान के अंग्रेजी दैनिक अखबार तेहरान टाइम्स से जुड़ा हुआ है, जिसने पहले पन्ने पर वेलकम टू हेल मतलब नरक में आपका स्वागत है इस बात के मायने समझने की कोशिश करेंगे और अपने संवाददाता से जानेंगे विस्तार से इस खबर को मायने भी। लेकिन इससे पहले अब नरक में आपका स्वागत है इस शीर्षक वाली खबर को आपको विस्तार से बता देते हैं। तो नरक में आपका स्वागत है ये शीर्षक है
वेलकम टू हेल के साथ समाचार पत्र में ये खबर प्रकाशित है और मजबूत मोर्चाबंदी के साथ पलटवार किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि मिसाइलों के हमले तो जारी है, लेकिन अब अखबारों में भी किस तरह की सुर्खियां प्रकाशित हो रही हैं, उसने तहलका मचा के रख दिया है। ईरान में अखबार की इस हेडिंग ने मचाया है तहलका और फ्रंट पेज पर यह खबर प्रकाशित है जिसने सुर्खियां भी बटोरने का काम किया है। सिर्फ सुर्खियां ही बटोरने का काम नहीं किया, बल्कि ईरान में किस तरह के मंसूबे हैं वो भी स्पष्ट कर दिया है कि यूएस को किस तरह से खुली चुनौती देता हुआ ईरान नजर आ रहा है। यूएस सैनिकों के ताबूत में होगी वापसी, इस खबर में साफ तौर पर ये बात कही गई और अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है इस खबर के माध्यम से कि नरक में आपका स्वागत है और वेलकम टू हेल। अमेरिका को दी गई सीधे सीधी चेतावनी। जी हां, अगर जमीनी हमला हुआ तो ताबूतों में लौटेंगे उसके सैनिक, ये बात ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से हमले लगातार जारी हैं। ईरान की बात की जाए या फिर इजराइल की बात की जाए या फिर हम अमेरिका की बात करें तो एक तरफ हमले जारी हैं, कई ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो लगातार बमबारी के साथ साथ बातों के माध्यम से भी अपने इरादे, अपने मंसूबे और अपनी मजबूती को बताया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। अब पाकिस्तान की एक अहम बैठक का जिक्र भी यहाँ पर कर लेते हैं। जी हाँ, पाकिस्तान में अहम बैठक और यहाँ पर 3 देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक और इसके साथ साथ जो 3 देश हैं वो हैं तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब। इस्लामाबाद में ये बैठक आयोजित होनी है और मिडिल ईस्ट के हालात पर इसको लेकर के चर्चा होगी। लगातार पश्चिम एशिया में संकट के बादल हैं, कोई भी रुकने और झुकने के लिए तैयार नहीं है, मध्यस्थता का रास्ता बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लगातार वार हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने विचार भी स्पष्ट कर दिए जा रहे हैं कि हम रुकेंगे नहीं, यदि हम पे हमले होते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। और ये बात सिर्फ कहीं नहीं जा रही है, बल्कि हम लगातार देख भी रहे हैं कि हमले लगातार जारी हैं। अब शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करने की बात इस दौरान कही जा रही है, तो पाकिस्तान में एक अहम बैठक की बात सामने आ रही है। हालांकि उम्मीद यही है और बाकी देश भी यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से मध्यस्थता हो और कोई बीच का रास्ता निकले, ताकि ये जो संघर्ष है इस पर कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ नजर आए। हालांकि होगा क्या, ये जान लेते हैं अपने संवाददाता अखिलेश सुमन से। अखिलेश, जिस तरह के हालात लगातार बनते नजर आ रहे हैं और नरक में आपका स्वागत है, ये बात के साथ एक हेडलाइन के साथ ईरान ने अपने मंसूबे स्पष्ट कर दिए। पहले तो इसके मायने आपसे समझना चाहेंगे, क्या कहना चाहता है ईरान? देखिए, ईरान की स्पष्ट चेतावनी हमेशा रही है कि अमेरिका या इजराइल अगर ईरान की तरफ मुँह करेंगे तो उनको मुँह की खानी पड़ेगी। लेकिन 28 फरवरी से जो लगातार हम युद्ध देख रहे हैं, जो अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमले शुरू किए, उसके बाद से ईरान भी लगातार उन्हें चुनौतियां दे रहा है और बहुत सारे लोगों को विस्मित करने वाली चुनौतियां दे रहा है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि ईरान इस तरीके से अमेरिका और इजराइल को चुनौतियां देता रहेगा। आज इजराइल के अंदर ईरान के बम गिर रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं, ड्रोन जा रहे हैं। उसके अलावा जो अमेरिका के जो इस इलाके में पूरे कह सकते हैं पश्चिमी एशिया में जहां भी बेस है, उन सारे बेसों पे ईरान के मिसाइल और ड्रोन गिर रहे हैं, बम गिर रहे हैं। और कह नहीं सकते कि ये लड़ाई कितने दिनों चलेगी, लेकिन इस बीच में इतना जरूर है कि अमेरिका पर दबाव बहुत बड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव अमेरिका पर इसलिए भी बढ़ गया है कि ईरान ने ये रणनीति अपनाई कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है व्यवहारिक तरीके से बंद है। जो भी उधर से जहाज आ रहे हैं वो ईरान से कोऑर्डिनेट करके ही आ रहे हैं। दूसरा, आज हुतियों ने भी एक चेतावनी दी है। हुतियों ने कहा है कि एक और दूसरा जो स्टेट है, बाबल मंदेब बोलते हैं उसको, बाबल मंदेब जो है वो यमन और इसके बीच में जिबूती के बीच का वो छोटा सा सकरा रास्ता है, जिधर से तकरीबन 12% जहाज गुजरते हैं जो दुनिया के तेल और गैस को लेकर जाने वाले जहाज हैं। तो आप समझिए कि 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और 12% यहाँ से। तो ये भी अगर बंद हो जाएगा तो निश्चित तौर पे और ज़्यादा जो दुनिया में अशांति और अनिश्चितता की स्थिति बनेगी और इसका सारा ठिकाना डोनाल्ड ट्रंप पे फोड़ा जा रहा है। सारे लोग डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उन्होंने जब बातचीत चल रही थी ओमान की मध्यस्थता में, ईरान और अमेरिका के बीच में सीधी बातचीत चल रही थी, उस बातचीत के बीच में हमला क्यों किया गया। और अब जो है ईरान लगातार अगर धमकियां दे रहा है और वो यह कह रहा है कि अगर आप ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे और जो पूरी तैयारी लग रही
है संध्या अमेरिका की और इजराइल की। इजराइल तो शायद ग्राउंड ऑपरेशन में नहीं आएगा, लेकिन अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में आएगा। समुद्र से उसके सैनिक जो है वो निकलकर ईरान की जमीन पे जाएंगे और वहाँ पे वो कोशिश करेंगे कि वहाँ की सत्ता पर कब्जा करें, वहाँ के जो सैनिक ठिकाने हैं ईरान के, उन सैनिक ठिकानों को कब्जा करें और नष्ट करें, और उसमें जनता को उत्साहित करें, जो वहाँ की सत्ता विरोधी जनता है उनको उत्साहित करें कि वो आके ईरान पर ये संस्थाओं पे कब्जा करें। तो यह रणनीति है और रणनीति कई बार जाहिर हो चुकी है। रणनीति के बीच देखिए, जिस तरह से त्रिपोली ने एक टेंशन बढ़ाने का काम किया है, वहीं अगर हम यूएस के अंदर की बात करें तो वहां पर भी जो वहां के आम नागरिक है अमेरिका के, वो खुद प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि कैसे दोनों तरह के सिचुएशन से निपटता हुआ अमेरिका, या फिर कहें कि डोनाल्ड ट्रंप अब नजर आ रहे हैं। हाँ, देखिए वही जो बोल रहा था कि ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी है और ग्राउंड ऑपरेशन के लक्षण साफ साफ नज़र आ रहे हैं, उसी में ईरान ने कहा है वेलकम टू हेल, मतलब अब ये नर्क का ही रास्ता है अगर इधर आप आएंगे, क्योंकि ईरान का जो टेरेन है काफ़ी कठिन टेरेन है, वहाँ की जोग्राफी काफ़ी कठिन है, और इस जोग्राफी में ईरान का दावा है कि वो अमेरिका को काफ़ी चुनौती देंगे, वो मुँह की खानी पड़ेगी। और दूसरी तरफ देखिए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अंदर सॉरी अमेरिका के अंदर प्रदर्शनों का तांता लगा हुआ है। देश में कई जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं दो मामलों में। एक तो कि देखिए टैरिफ वार जब से शुरू किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उस समय से लोगों के संकट बढ़ने शुरू हो गए उस देश में। दूसरी तरफ उन्होंने जो इलिग्रेशन माइग्रेंट के नाम पे जो लोगों पे प्रताड़ना बढ़ाई, वहाँ के जो फोर्सेज है, पुलिस फोर्सेज है, खास करके जो उनके फेडरल फोर्सेज हैं, उन फेडरल फोर्सों ने जो लोगों के अंदर अत्याचार किए, उससे जो लोग काफ़ी परेशान हैं। वहाँ की कंपनियां परेशान हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशन परेशान हैं, क्योंकि बाहर से जो टैलेंट नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद ये ईरान पर युद्ध, तो इसको लेके वहाँ की जनता सड़कों पे उतर आई है, और निश्चित तौर पे इसका खामियाजा डोनाल्ड ट्रंप को भुगतना पड़ेगा। मिड टर्म इलेक्शन अभी कुछ दिन बाद वहाँ होना है सीनेट का, और उस मिड टर्म इलेक्शन में लगता है कि पूरी तरह रिपब्लिकन भी डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में नहीं है, वहाँ भी खेमेबंदी नज़र आने लगी है। तो यह आपने देखा कि कांग्रेस में जो अमेरिकी कांग्रेस है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट है, उसमें भी प्रस्ताव आया और उसमें वहाँ भी काफ़ी बहस हुई, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना हुई। हालांकि प्रस्ताव वो पारित नहीं हो पाया, डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में रहा वो प्रस्ताव। लेकिन निश्चित तौर पे जो है डोनाल्ड ट्रंप को अपने घर में भी काफ़ी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ रहा है। तो उनकी चुनौतियां दो तरफा हैं, एक तो दुनिया में जो संकट बढ़ा है वो संकट, और देश के अंदर जो है लोकतंत्र में के अंदर जो संकट बढ़ा है कि लोग उन्हें मांग रहे हैं कि आप राजा की तरह अपने पर विश्वास नहीं कीजिए, आप राजा की तरह व्यवहार नहीं करें। यह लोग उसी बात की ताकीद कर रहे हैं कि आप एक चुने हुए नेता हैं, राजा नहीं हैं। बिल्कुल, और अमेरिका फर्स्ट का जब नारा दिया था ट्रंप ने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से उनकी लोकप्रियता घट रही है, खुद अमेरिका में लगातार प्रदर्शन होते जा रहे हैं, और अखिलेश इधर जो ईरान है वो भी किसी तरह से झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या लग रहा है आपको, क्या मध्यस्थता जो हो रही है उसके माध्यम से कोई एक सकारात्मक रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ समय के बाद क्या उम्मीद की जा सकती है? हाँ, देखिए उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और अभी जो उम्मीद सारे लोग लगाए हुए हैं, क्योंकि सारे खेमे के अंदर एक खलबली है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो दुनिया और बड़े भयानक संकट से गुजर सकता है। कोरोना के समय तो हमने देखा था कि एक अदृश्य वायरस था जिसके चलते लोग परेशान हुए थे, लेकिन इसमें तो पूरी एक दृश्य दिख रहा है कि पूरा जोग्राफी परेशान है। तो निश्चित तौर पे प्रयास सारी तरफ से हो रही है, और जो इस बातचीत में शामिल है, जो पाकिस्तान जिसे होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री और वहाँ पे आए हुए हैं एक्चुअली तुर्की के विदेश मंत्री, सऊदी अरब के विदेश मंत्री, और उसके अलावा इजिप्ट के विदेश मंत्री। आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे भी बात की थी, प्रधानमंत्री ने ही बात की थी। और जो सबका ये है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना बहुत जरूरी है। और अब इसमें एक और तत्व जुड़ गया है कि अगर हुती वो दूसरे स्टेट को अगर बंद करेंगे तो और ज्यादा संकट बढ़ेगा। तो उसमें क्या जो अमेरिका संकट गहरा रहा है, इस पर विराम लगाया जाए, इसके प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि कितनी जल्दी शांति स्थापित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी हमसे और हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और न्यूज पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।